हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान रीट प्री के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है गाइस कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि ए, छोटा आ और डा, ये आपके घोष वर्ण हो जाएंगे। और छा से छाता जो है ना, छ, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पूछा क्या जाए कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। सबसे पहले हम कृपा को ले लेते हैं। तो कृपा क धन री, इसमें तो री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कृष्ण को ले लेते हैं। कृष्ण को जब आप तोड़ेंगे, कृष्ण को तोड़ने पर इसका भी बन जाएगा की प्लस री, यानी री। पूछा क्या जाए कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। इसमें री स्वर है, इसमें भी री स्वर है। अब हम ले लेते हैं दृष्टि को। तो दृष्टि को क्या करोगे आप, ड्र ध री, इसमें भी री स्वर है। अब लास्ट आपका बचता है रिवाज। तो री धन इवाज, री धन इवाज, तो री धन ई हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटी ई, यानी कि रिवाज में जो है ना री स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कृपा क्र धन री, इसमें भी क धन री, दृष्टि में द धन री, लेकिन रिवाज में जो है ना री स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुस्वार किन्हें कहा जाता है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गाइस कि किस शब्द में गुण संधि है। अब देखिए यहां पर आपको गुण संधि की पहचान करनी है। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगोर्मी को। तो सिंगोर्मी की संधि क्या होती है, सिंह धन उर्मी, इसमें तो होगा नहीं, ये तो कई रूप से गलत है। अब आ जाता है भारतेंदु। तो भारतेंदु की संधि क्या होती है, भारत धन इंदु। चलिए इसे संधि कर लेते हैं, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। तो छोटा प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना, ए। और नियम के अनुसार ए किस में आता है, गुण स्वर संधि में। तो इसलिए भारतेंद्र में जो है ना गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो जब आप वृक्ष छाया की संधि करते हो तो वृक्ष छाया की संधि क्या होती है, वृक्ष धन छाया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वृक्ष छाया में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि शमश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। शमश्रु का तद्भव शब्द, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द
जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका मूछ है ना, समश्रू का अर्थ क्या होता है? मूछ होता है। तो समश्रू का तद्भव शब्द हो जाएगा मूछ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको बताया विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि विपरीत अर्थक शब्द हो या विलोम शब्द दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने आपको एक बार नहीं कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। वर्ण शब्द का अक्षर क्या नहीं होता है? देखिए, वर्ण शब्द का अक्षर रंग भी होता है, आकाश भी होता है और अक्षर भी, लेकिन वर्ण शब्द का अक्षर जाति नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज। मैंने प्रश्न को पढ़ा और आंसर मेरे माइंड में तुरंत सेट हो गया कि आंसर क्या होगा। पूछा क्या जाए कि कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मनसिज जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मनसिज जो है ना, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कमल का। अब जैसे कि जलज हुआ, अंबुज हुआ, अंबुज, पंकज, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, विज्ञान, मनवा या अन्यमनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको हम कहते हैं अन्यमनस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर टी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न हमारा है कि अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है या व्यवहार्थ प्रकट होता है या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है? अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यवहार्थ प्रकट होता है। सिंपल सा प्रश्न था, समझने का फेर होता है, इसको समझ लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि बचपन हुआ, जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, सत्य, कोमलता, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? गुण, दोष। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो भी आप उसकी बड़ाई करते हो, तो आप अपना भाव व्यक्त करते हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोष है तो आप उसकी बुराई करते हो किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है। पशु पक्षी इसमें होगा नहीं, दिशा इसमें भी नहीं होगा, आभूषण इसमें भी नहीं हो, लेकिन इसमें हो जाएगा गुण दोष में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण होगा? काली, पतलून, मदन या खेलने? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? काली जो है ना, इसमें विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विशेषण को सरल शब्दों में समझ लीजिए। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था। वहाँ मोहन के अलावा होगा, या होगा, और होगा या अथवा होगा? पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो वहाँ मोहन के अलावा होगा ना, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मृति बोधक अव्यय? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस वाक्य में तक जो है ना, ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता आपको कैसे मिलेगी? संबंध, यानी कि सफलता का प्रयास से बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी संबंध है, इसलिए यहाँ संबंध को दर्शाया जा रहा है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी ना कोई परिभाषा होती है ना उसका कोई नियम होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप उनको समझने का फेर होता है। आप उन प्रश्नों को समझिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए। अब यहां पर आपसे क्या पूछे, को और के लिए किस कारक का चिन्ह होगा? तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। इसे आप याद कर लीजिए। कारक से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने कारक से अगर 2 प्रश्न का तैयार, 2 आपके नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने कारक तैयार कर लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के, इसे आपको याद करना है। और दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें पूछा क्या जाए, को और के लिए किस कारक का चिन्ह? संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो को और के लिए संप्रदान कारक में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ? तो उद्देश्य और विधेय जो है ना गाइस, ये वाक्य के अंग है। किसके अंग है? वाक्य के अंग है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सचिन तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो गाइस इस वाक्य में जो उद्देश्य है ना वो है तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अब देखिए यहां पर आपको विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्प विराम, हंस पद। थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है ये, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ये चिन्ह, विराम चिन्ह का किस नाम का है? अर्धविराम का नाम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक या उपविराम? ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कोष्टक का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, सी के साथ में चला जाएगा। थोड़े से कुछ मुहावरे भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मुहावरे भी पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, भूला ना क्षमाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक आपको 500 का नोट पड़ा हुआ आपको दिखा, तो आपने तुरंत उठाकर उसको जेब में रख लिया, यानी कि आपने अवसर का लाभ उठाया। यानी इसको क्या कहेंगे? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या है? बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बाधा डालना यानी आप कोई काम कर रहे हो तो कोई व्यक्ति उसमें बाधा डाल रहा है, यानी आपकी ज़मीन है लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति उससे उस ज़मीन का कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो उस ज़मीन पर बाधा डाला कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन उसकी ये ज़मीन नहीं है। तो बाधा डालना इसका मुहावरा क्या होता है? यानी कि रोड़ा अटका रहा है, यानी कि रोड़ा अटका रहा है, यानी कि होकर ना भी, उसकी ज़मीन ना होकर फिर भी वो उसमें रोड़ा अटका रहा है। सारे कागज़ आपके नाम है, सारी ज़मीन आपके नाम है, फिर भी वो रोड़ा अटका रहा है, तो इसे क्या कहोगे? रोड़ा अटकाना। तो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ क्या होता है? मनमानी करना,
अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ क्या होता है? तो अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि लोकतृतीय हो, मुहावरा हो या अर्थ हो, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। आपको कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है, तीनों चीज़ें एक ही होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? मैं तुमको, ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर वेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। तो मैं तुमको खूब समझता हूं कि तुम एक जैसे हो, जैसे कि नेता जो है ना, हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को भड़काते हैं और शाम के टाइम चाय एक साथ मिलकर पीते हैं, यानी कि इनको क्या कहा जाएगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र, गजट, समाचार पत्र, सूचना पट, इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? देखिए, जब अधिसूचना का प्रकाशन होता है इसको हम कहते हैं राजपत्र या गजट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, इनमें से तीनों काम। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है इनमें से तीनों काम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन? तो यह कहलाता है परिपत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 58 से 60 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो जब भी गद्यांश पूछा जाए सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद ही प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि जब आप गद्यांश पढ़ लोगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आप आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह अपने पैरों में बदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति या युवा पुरुष? संगत यानी कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है, यानी बुरे व्यक्ति, अगर आप बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो बुरे ही बनोगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इसमें संगति का जो है वो दिखाया जा रहा है। संगति बहुत खराब चीज़ होती है। अगर बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो बुरे बनोगे, अगर अच्छे व्यक्ति के पास बैठोगे तो अच्छे बनोगे। कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति? तो कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या उन्नति? संगति का महत्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।